हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। स्वागत है आप सबका फिजिक्स महाप्रलय 2.0 के इस क्रैश कोर्स में। एक बूस्टर सेशन जिसकी हेल्प से आप 30 टू 45 मिनट्स में पूरे के पूरे कोलिजन टॉपिक को थियरी और क्वेश्चंस की हेल्प से रिवाइज कर सकते हो। अगर ऑलरेडी कर चुके हो और अगर पहली बार कर रहे हो तो बहुत अच्छे से तुम लोग कवर कर सकते हो। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तुम लोगों को आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके के एक्चुअली में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोलिजन्स में से, और तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि ये जो इतने सारे थियोरटिकल पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक से एसोसिएटेड हैं उनको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है ताकि तुम लोग फाइनल आंसर तक पहुंच पाओ। तो इस सेशन की हेल्प से शुरू करो बच्चों, कोलिजन को कंप्लीट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि तुम लोगों को ये पर्टिकुलर सेशन किस तरीके का लगा है। बाकी फिजिक्स महाप्रलय 2.0 क्रैश कोर्स के बारे में नहीं जानते हो तो फटाफट से जान लो। बहुत अमेजिंग क्रैश कोर्स है। इसके अंदर लाइव क्लासेस होती हैं, थियरी और क्वेश्चंस जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको डीपीपी मिलती है हैंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस की, और संडे को फिजिक्स महाप्रलय 2.0 की फ्री टेस्ट सीरीज में आपके टेस्ट होते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये क्रैश कोर्स है, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर से ज्वाइन करना। कल हम लोग सुबह मिलने वाले हैं 7 बजे वेव्स वाले चैप्टर को बिल्कुल डिटेलिंग में कंप्लीट करने के लिए। बाकी अगर इनकेस कोई स्टूडेंट ऐसा है जो फिजिक्स के प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना चाहता है ना, जिसके अंदर तुम लोग 11 अप्रैल तक पूरी की पूरी फिजिक्स को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ 700 क्वेश्चंस की हेल्प से, सिर्फ तो नहीं है बट सिर्फ और सिर्फ 700 क्वेश्चंस की हेल्प से जो रिवाइज करना चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की हेल्प से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू इंस्पायर्ड क्वेश्चंस हैं, तो तुम लोग इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 449 में। इसके अंदर भी एनरोल करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस कोड की हेल्प से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अगर किसी भी तरीके की एनरोलमेंट क्वेरी है तो आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों फिर कोलिजन्स के टॉपिक को। कोलिजन का मतलब दो बॉडीज आई, एक दूसरे से टकराई और सेपरेट हो गई। सबसे पहले अप्रोच, फिर कोलिजन, फिर सेपरेशन। तो क्या मैं बोल दूं कि कोलिजन के लिए अप्रोच बहुत जरूरी है ना। कि जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलूं एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है, एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है। मैं तुमसे पूछूंगी भाई बताओ, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही इसकी वेलोसिटी कितनी है, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही इसकी वेलोसिटी कितनी है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रही हैं। तो ये आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, ये आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। दोनों में जो डिस्टेंस है 10 मीटर पर सेकंड से कम हो रहा है, तो आई कैन से कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। मानो अगर मैं तुम्हें ये दे दूं, तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दे दूं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताओ, तो मैंने तुम्हें बोला एक बॉडी 6 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रही है, दूसरी बॉडी 4 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रही है। तो तुम देख रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब किस रेट से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है। तो ये 6 से पीछे भाग रही थी, 6 से अप्रोच करना चाहती थी, लेकिन 4 से भाग गया। मतलब यहाँ पर एक्चुअली में जो अप्रोच हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड की वजह से हुआ है। तो मैं सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से ही शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि अप्रोच एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो मीट होनी चाहिए, वरना कोलिजन नहीं होगा। जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलूँ एक बॉडी ऐसे मूव कर रही थी 4 मीटर पर सेकेंड से, दूसरी बॉडी ऐसे मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से, कैसे होगा? अप्रोच नहीं होगा। तो कोलिजन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट मीट होनी चाहिए ताकि कोलिजन हो पाए वो है अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच निकालना जरूर आना चाहिए। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज बेसिकली किस रेट से दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है। इन दोनों का इंटेंशन है दोनों के बीच में डिस्टेंस को कम करने का, इसका 6 से इसका 4 से, मतलब आई कैन से नेट इंटेंशन डिस्टेंस को कम करने का, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो 6 + 4 10 है। यहाँ पर इसका इंटेंशन था अप्रोच करने का, लेकिन इसका इंटेंशन था सेपरेट करने का। तो आई कैन से कि जो नेट अप्रोच हो रहा है वो 6 - 4 2 की वजह से हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गया मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि बच्चों कभी भी किसी भी तरीके की कोलिजन हो, आई डोंट इवन वांट टू गो टू दी टाइप्स ऑफ कोलिजन। अभी मैं तुम्हें बोल रही हूँ चाहे जैसी मर्जी कोलिजन हो, अगर मानो मैं अपने सिस्टम को ना तो पहली वाली बॉडी रखूं ना ही मैं दूसरी वाली बॉडी रखूं, अगर मैं जितने भी बॉडीज कोलाइड कर रही हैं, अगर मैं सारी की सारी कोलाइडिंग बॉडीज को ही अपना सिस्टम मान लूं, तो यहां पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगा। बच्चों देखो ना, मानो ये बॉडी ऐसे और ये बॉडी ऐसे आई, लेट अस अज्यूम, है ना, इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ। ये मानो पहले वाली बॉडी है, दूसरे वाले बॉडी है, तो पहले वाले बॉडी ने डेफिनेटली दूसरे वाले बॉडी के ऊपर ऐसे फोर्स लगाया,
दूसरी वाली बॉडी ने डेफिनेटली पहले वाली बॉडी के ऊपर ऐसे फोर्स लगाया, तो पहले अप्रोच हुए, फिर कोलाइड हुए और फिर बाद में इस तरीके से सेपरेट कर गए. बट व्हाट आई एम सेइंग इज आई एम नॉट टेकिंग सिस्टम टू बी द फर्स्ट कोलाइडिंग बॉडी, या फिर मेरा सिस्टम सेकेंड कोलाइडिंग बॉडी नहीं है. मेरा सिस्टम है सारी की सारी कोलाइडिंग बॉडीज. तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि जब मैं सारी की सारी कोलाइडिंग बॉडीज को अपना सिस्टम मानती हूँ, तो क्या इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है? बताओ, क्या इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है? क्या कोई इनके ऊपर बाहर से इनको धप्पा देके गया है? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं. ना तो मैं पहले वाली बॉडी की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखो पहले वाली बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है. अगर दो बॉडीज टकरा रही है तो दूसरी बॉडी पहले वाली बॉडी पे फोर्स लगा रही है, पहले वाली बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है. तो हाँ, पहले वाली बॉडी के ऊपर फोर्स लगा, उसका मोमेंटम चेंज होगा. दूसरी वाली बॉडी के ऊपर फोर्स लगा, उसका भी मोमेंटम चेंज होगा. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम जिसमें सारी कोलाइडिंग बॉडीज हैं. तो इस सिस्टम के ऊपर बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा है. एक दूसरे में ये जो फोर्स लगा रहे हैं वो तो इंटरनल फोर्सेज हो गए. तो बाहर से तो कोई फोर्स नहीं आया. तो क्या मैं बोल दूं इस सिस्टम का मोमेंटम नहीं चेंज होना चाहिए? क्या मैं बोल दूं इस सिस्टम का मोमेंटम नहीं चेंज होना चाहिए? कि जो इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का, अब मोमेंटम वगैरह निकालना हम ऑलरेडी लास्ट वाली क्लास में सीख चुके हैं. तो क्या मैं बोल दूं, एक मिनट पेन चार्ज हो रहा है, तो क्या मैं बोल दूं जो इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का वो हमारे फाइनल मोमेंटम के इक्वल टू होना चाहिए. सो आई कैन से दैट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन एंड द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, चाहे जो मर्जी तरीके का कोलिजन हो. तो बेसिकली जो हम लोग टाइप्स ऑफ कोलिजन्स को डिफाइन करते हैं ना, इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम, because we have already understood no matter what is the type of collision, momentum of the system will remain conserved. So ये जो हम लोग types of collisions पढ़ते हैं, that is on the basis of collision के दौरान क्या कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है. अगर collision के दौरान एनर्जी का लॉस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो वो इनइलास्टिक कोलिजन है. अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है. समझे? देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ कोलिजन. अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक. अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है तो इनइलास्टिक. और इनइलास्टिक में भी मैं तुम्हें स्पेशल केस दे दूं कि दोनों बॉडीज जब टकराई ना, काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ वो तो ठीक है, तभी तो वो इनइलास्टिक है. लेकिन कोलिजन करने के बाद दोनों चिपक गई, ये स्पेशल केस कि कोलिजन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है, तो इनइलास्टिक तो है ही. लेकिन एक स्पेशल केस में तुम्हें बताऊं कि कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज चिपक जाए, तो इसको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोला जाता है. सो दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, जिनके बारे में एक एक करके बात करेंगे. पहले मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में बात करना चाहूंगी. तो जैसे मैं बच्चों तुम्हें बोल रही थी कि कोलिजन के दौरान क्या होता है, दोनों बॉडीज देखो, दोनों बॉडीज सबसे पहले अपने आप को अप्रोच करती हैं, फिर कोलाइड करती हैं, फिर इस तरीके से सेपरेट करती हैं. वी ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड इट. तो कोलिजन से पहले अप्रोच है, बाद में सेपरेशन है. तो ये जो रेशियो होता है ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच का, इसी को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का नाम दिया गया है. टर्म्स में मत फंसो. तुम्हें पता है ना सेपरेशन की वेलोसिटी क्या होती है, अप्रोच की वेलोसिटी क्या होती है. मैं बोल रही हूँ कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिफाइन होती है इनके रेशियो से. So the ratio of the velocity of the separation and the velocity of approach for a collision is the coefficient of restitution of a collision, या फिर for that collision. तो तुम देख पा रहे हो velocity by velocity है, तो ना तो coefficient of restitution का कोई भी यूनिट होगा, ना ही coefficient of restitution का किसी भी तरीके का कोई डिमेंशन होने वाला है. एक बार जरा सा देखिए, है ना. तो एक एक करके मैं सारे के सारे कोलिजन्स मैं लेती हूँ. जैसे कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन लो, तो मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, इतना सबको पता होना चाहिए कि भाई जो इनिशियली मोमेंटम था सिस्टम का वही फाइनल मोमेंटम होना चाहिए सिस्टम का. तो इनिशियल मोमेंटम जो सिस्टम का है पहले वाली बॉडी की वजह से इतना है, दूसरी वाली बॉडी की वजह से इतना है. जो फाइनल सिस्टम है इसके अंदर दोनों के दोनों मासेस चिपक चुके हैं और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. आई एम सो वेरी श्योर तुम लोगों ने ये क्वेश्चंस देखे होंगे. ये v की वैल्यू पूछी जाती है, v की वैल्यू पूछी जाती है. तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, या तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस पूछ लेंगे, सॉरी, या तो तुमसे ये पूछ लेंगे कि जब ये दोनों बॉडीज इस तरीके से आके चिपकी, तो जब ये दोनों चिपक जाती है तो वो कौन सी कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं. या फिर बच्चों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लॉस का आता है.
तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। देखो कि ये जो मेरे पास सिस्टम है इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई इतनी, देख लो। और ये जो मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरे पास इतनी। तो अगर मेरे पास इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो फिर यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, इनके बीच में डिफरेंस निकालना थोड़ी दिक्कत होगा, लॉ से ही तो पूछा हुआ है ना। तो तुम लोगों ने इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का निकाल लिया। तो अब मानो अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई कितनी काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ रहा है, सो दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय पहले कितनी थी माइनस बाद में कितनी थी। ये बन गया दूसरा क्वेश्चन टाइप। तीसरा क्वेश्चन टाइप तुमसे पूछा जाता है, बताओ यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। सेपरेट कर ही नहीं रहे हैं, अप्रोच चाहे जितनी मर्जी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हो, सेपरेशन तो यहाँ पर है ही नहीं ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गया, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है ना बच्चों, वो भी 0 हो जाता है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये 3 तरीके, दीज आर दी ओनली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड। ये हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक। अब मानो अगर मैं इनइलास्टिक की बात करूं कि भाई मेरे पास ऐसे दो बॉडीज थी m1 m2 मास की, कुछ ऐसे इनिशियल वेलोसिटी से आई, टकराई और फिर सेपरेट कर गई। तो मोमेंटम तो तुम देखो ना, मोमेंटम तो अब भी कंजर्व्ड रहेगा। हाँ जी, जो मेरे पास मोमेंटम है, मोमेंटम तो मेरे पास अब भी कंजर्व रहेगा। तो मैं बोल दूंगी कि भाई कोलिजन के पहले जितना जो मोमेंटम था और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है वो सेम है। तो कोलिजन के पहले मोमेंटम देखो m1 u1 प्लस m2 u2, कोलिजन के बाद मोमेंटम आ गया m1 v1 m2 v2, मोमेंटम सेम है। दूसरा क्वेश्चन आता है काइनेटिक एनर्जी लॉस से, तो वो हो जाएगा मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर ना एक इक्वेशन आती है जो तुम्हें रटनी है, ध्यान से देखना कि अगर मानो मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो मेरे पास इनइलास्टिक कोलिजन है, इसके कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है e, तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा ये वाला मास, ये वाला मास, ये वाली इनिशियल वेलोसिटी, ये वाली इनिशियल वेलोसिटी, ये सब देके तुमसे इसकी वेलोसिटी पूछी जाएगी या फिर तुमसे इसकी वेलोसिटी पूछी जाएगी। तो उसकी इक्वेशन ये होती है, तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ होगा, ये वाली इक्वेशन तुम्हें रटनी है कि अगर तुम m1 m2 मास को, u1 u2 को और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को यहाँ पर पुट कर दो तो तुम्हें पता लग जाएगा इसकी फाइनल वेलोसिटी या फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है। अगर मैं इसी इक्वेशन में e को 1 पुट कर देती हूँ, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया और यहाँ पर 1 प्लस e की जगह 1 प्लस 1 कर दिया, तो जब मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को 1 पुट कर दूंगी तो वो मेरा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की इक्वेशंस दे देगा। ये इक्वेशन आपकी याद रखने वाली है, ये इक्वेशन आपकी रटने वाली है। तो मैंने क्या बोला, ये तो मेरे पास इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। मैं बोल रही हूँ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, वो तो ठीक ही है, मोमेंटम तो हर जगह कंजर्व्ड रहता है, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है कि सिस्टम से कि कोलिजन से पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, कोलिजन के बाद उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है। तो मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगा। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ये होता है कि बिकॉज मोमेंटम भी कंजर्व्ड है और बिकॉज काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, दैट इज द रीजन इन दोनों बॉडीज ने जितने भी वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच किया था कोलिजन से पहले, ये दोनों एक दूसरे को उतनी वेलोसिटी से सेपरेट करेंगे कोलिजन के बाद में, विच इज वाई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आ गई 1। तो अगर आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो वो आपको जो इक्वेशन है इलास्टिक कोलिजन की दे देगा। देख लो एक बार, डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है? चैप्टर खत्म होने वाला है, फिर क्वेश्चन बाजी चलेगी, लेकिन पहले जान लो, ये सारे की सारी जान तो लो। स्वाति बहन रुक जा, क्वेश्चन तब कराऊंगे ना जब पहले पढ़ा तो दूं, बिना पढ़ाई क्वेश्चन करा दूं। किसी बच्चे को नहीं लग रहा तुम पढ़ने वाली हो? कभी तुम्हें लग रहा हो कि वाह यार स्वाति इज सो, मतलब वही लड़की है, स्वाति जैसा बनना है? कोई नहीं सोच रहा है। इज दिस थिंग क्लियर? क्या आपको सारे कंसेप्ट्स पता लग गए जो इन कोलिजन से एसोसिएटेड हैं कि काइनेटिक एनर्जी का कि मोमेंटम सब में कंजर्व्ड होगा, परफेक्टली इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है। तो जितनी वेलोसिटी से इन्होंने अप्रोच किया था ना, बाद में ये उतनी वेलोसिटी से ही सेपरेट करते हैं, जिसकी वजह से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 आती है। परफेक्टली इनइलास्टिक में सेपरेट ही नहीं करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 आती है। और अब अगर मानो मैं इनइलास्टिक ले लूं
जो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक के बीच में लाई कर रहा है, तो फिर यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसका 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि तुम देखो ना, ये जो मेरे पास इनइलास्टिक कोलिजन है, ना तो परफेक्टली इनइलास्टिक है ना परफेक्टली इलास्टिक है, बीच में लाई कर रहा है ना, तो ना ही इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होगा ना ही 1 होगा, उसके बीच में लाई करेगा। तो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन से एसोसिएटेड, इनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे मैं ये बता दूंगी क्लास खत्म नहीं, हमारा चैप्टर खत्म। हमारा चैप्टर खत्म 1 घंटे 40 मिनट में, और अब फिर बाद में 7 से लेके 10:30 है ना, फिर बाद में हम लोग 9:50 पे थोड़ा सा ब्रेक दे दूंगी 5 मिनट का, ठीक है। फिर बाद में हम लोग पूरी की पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। 10:30 बजे तक फिर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहले पता तो हो क्वेश्चन किन पे सॉल्व होने हैं, है ना, वरना पहले मुझे प्रैक्टिस सेशन रखना चाहिए था, फिर पढ़ाना चाहिए था, है ना। नेक्स्ट क्लास में ऐसे करते हैं स्वाति, नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग करने वाले हैं ग्रेविटेशन। मंडे को पहले क्वेश्चन कराऊंगी ग्रेविटेशन के, फिर ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगी। तुम भी खुश होनी चाहिए, सब बच्चे खुश होने चाहिए क्लास में। तो देख लो, ये जो 3 पॉइंटर्स तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन से एसोसिएटेड। नंबर 1, ये अगर 2 बॉडीज का सेम मास हो और ये एक दूसरे के साथ टकराएं, तो ये अब एक दूसरे की वेलोसिटीज को ले लेती हैं। When 2 identical bodies show perfectly elastic collision with one another, they exchange their velocity। कि मानो सबसे पहले ये A बॉडी थी, ये मेरे पास B बॉडी है ना, ये ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड से आ रही थी, ये 2 मीटर पर सेकेंड से आ रही थी, दोनों का मास सेम है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो मैं बोल रही हूँ इसके बाद ये अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेंगे कि A ने B की वेलोसिटी को ले लिया मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की टर्म्स में, और B ने A की वेलोसिटी को ले लिया मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की टर्म्स में। पहली चीज। दूसरी चीज ये, अगर मानो एक बहुत छोटी सी बॉडी एक बहुत बड़ी बॉडी के साथ टकराती है, सो इट इज वेरी सिमिलर टू जब दीवार के ऊपर तुम बॉल डालते हो, दीवार हिलेगी नहीं, तुमने जितनी स्पीड के साथ बॉल को फेंका था उतनी स्पीड के साथ तुम्हारे पास बॉल वापस आ गई। सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में अगर बहुत ही लाइट बॉडी है ना किसी स्पीड के साथ जाती है और बहुत हैवी बॉडी के साथ टकराती है जो रेस्ट के ऊपर है, तो जो बहुत बड़ी बॉडी रेस्ट पे थी वो अब भी रेस्ट के ऊपर रहेगी, और ये जो मेरे पास छोटी वाली बॉडी है अगर मानो ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड से टकराई थी तो 5 मीटर पर सेकेंड से ये रिबाउंड करके आ जाएगी। तीसरी चीज, अब की बार मानो एक बहुत बड़ी बॉडी, बहुत ही हैवी बॉडी बहुत ही छोटी बॉडी के साथ टकराती है। इट इज लाइक मानो एक ट्रेन है ना, एक ट्रेन ऐसे पटरी पे मूव कर रही है और यहाँ पर तुम्हारी टॉय कार है, ये देखना ये तुम्हारी टॉय कार है इसके रास्ते में, तो ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानो ट्रेन आ रही है ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड से, तो कोलिजन के बाद में भी इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। फर्क बस इतना है कि ये जो पहले रेस्ट के ऊपर था इसको डबल दी स्पीड मिल जाती है, मतलब अब ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे मूव करेगा। These are the 3 things that are written in your NCERT regarding the perfectly elastic collision, कि अगर दोनों बॉडीज के मासेस सेम हैं, दोनों अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर देंगे। दूसरा, अगर बहुत ही लाइट बॉडी किसी स्पीड के साथ आए और बहुत ही हैवी बॉडी के साथ टकराए, हैवी बॉडी को कुछ नहीं होगा और ये जो लाइट बॉडी जितनी स्पीड के साथ आई थी उतनी ही स्पीड के साथ बाउंस बैक करके चली जाएगी, है ना। तीसरा, अगर एक बहुत हैवी बॉडी आए और बहुत ही छोटी बॉडी से टकराए, इस हैवी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मूव कर रही थी वैसे मूव करेगी, बस ये जो छोटी वाली बॉडी है डबल द वेलोसिटी गेन कर लेगी। ध्यान से देखना कि एक बॉडी है, ठीक है, वो ये जो बॉडी है वो ग्राउंड को हिट करती है, ये बॉडी फॉल करती है 1 मीटर से, ग्राउंड को हिट करती है, ग्राउंड को जब वो हिट करती है तो इनके बीच में कोलिजन होता है। तो ये कोलिजन, तो ये जो बॉल है और ग्राउंड है उसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इतना दिया हुआ है, तो तुम्हें बोला हुआ है अगर ये 1 मीटर से गिरी थी तो अब ये कितनी हाइट से उठेगी। स्टडी करते हैं व्हाट इज हैपनिंग, डायग्राम बनाएंगे, स्टेटमेंट में फिजिक्स नहीं दिखेगा। तो तुम्हें बोला हुआ है ये जो बॉल है इस तरीके से 1 मीटर से गिरती है, कोलिजन होगा, कोलिजन होगा, अब ये रिबाउंड करेगी और ये रिबाउंड करके कुछ हाइट तक जाएगी, मुझे यही वाली हाइट निकालनी है।
मुझे जो चीजें दी हुई हैं वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0.6 है। तो तुम देखो ना, कोलिजन बच्चों बॉल और ग्राउंड के बीच में हो रहा है ना, तो ग्राउंड तो मूव ही नहीं कर रहा। तो आई कैन से कि मानो बॉल ने अगर u की वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट किया था तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u था, और मानो अगर मेरे पास यहाँ पर ये जो बॉल है v की वेलोसिटी से जा रही है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0.6 है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u है। नाउ दिस इज काइनेमैटिक्स। वेलोसिटी एट द बॉटम रिलेटेड टू द मैक्सिमम हाइट, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो अगर v वो वेलोसिटी है जिसकी वजह से जो ये बॉल है x की हाइट तक राइज करेगी, तो v आ गया अंडर रूट ऑफ 2gx। अगर u वो वेलोसिटी है जो बॉल की थी जब बॉल 1 मीटर की हाइट से गिरती है, तो u आ गया अंडर रूट ऑफ 2g1, 2g मल्टीप्लाइड बाय 1। तो मेरे पास आया 0.6, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.36 मीटर। देखो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 0.36 मीटर। क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ था, तो तुम देख पा रहे हो इनइलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। मतलब मानो जितनी काइनेटिक एनर्जी से इसने ग्राउंड को हिट किया ना, उतनी काइनेटिक एनर्जी से उठी नहीं, कोलिजन के दौरान ही एनर्जी का लॉस हो गया। तो E का हेल्प लो, E होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करी थी वही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, और जिस वेलोसिटी से रिबाउंड करके गई है वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ना। अब यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर बताना। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। दो मासेस हैं 0.25 kg के, एक दूसरे के टुवर्ड्स आ रहे हैं। पहले वाला 3 मीटर पर सेकेंड से, दूसरे वाला 1 मीटर पर सेकेंड से। दोनों चिपक जाते हैं, और जब दोनों चिपक जाते हैं तो चिपकने के बाद उनकी फाइनल वेलोसिटी पूछी हुई है। डायग्राम बनाओ। 0.25 kg का मास, ये देखो आया 3 मीटर पर सेकेंड से, ये मेरे पास आया 0.25 kg का मास इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से। अब ये चिपक के हो गए हैं 0.5 kg के, इसकी वेलोसिटी पूछी हुई है। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज की क्लास में नहीं होना चाहिए ये, कल की क्लास में हो चुका होना चाहिए ये, कि भाई पहले जो मोमेंटम है और बाद में जो मोमेंटम है सेम है। अगर मानो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेती हूँ क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर है, तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम निकालना चाहूँ तो इसकी वजह से पॉजिटिव की डायरेक्शन में है पॉजिटिव 0.75, और इसकी वजह से नेगेटिव की डायरेक्शन में है नेगेटिव की डायरेक्शन में है 0.25। तो तुम देख पा रहे हो कि जो इनिशियल मोमेंटम है पॉजिटिव की डायरेक्शन में 0.5 का है। तो मैं बोल रही हूँ कि जो फाइनल मोमेंटम भी है ना, वो भी बच्चों पॉजिटिव की डायरेक्शन में 0.5 का ही होगा। मतलब ये 0.5 kg की बॉडी v की वेलोसिटी से पॉजिटिव की डायरेक्शन में जाएगी, सच दैट 0.5 मल्टीप्लाइड बाय v मुझे 0.5 दे दे, तो v की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। देखिए सच दैट वैल्यू कितनी आ जाए? 1 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। अब यहां पर एक बार ये वाला क्वेश्चन देखना। यहां पर ये क्वेश्चन है बच्चों 2019 का। तो मैं बोला हुआ दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का मास है 4m जो u की स्पीड से आया, दूसरी बॉडी का मास है 2m जो रेस्ट के ऊपर था। अब बच्चों ये दोनों ना कोलाइड कर रहे हैं, जो कोलिजन है वो बिल्कुल इलास्टिक है। तो तुम्हें बोला हुआ है कि अगर कोलिजन बिल्कुल इलास्टिक है तो आफ्टर कोलाइडिंग व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए। कैलकुलेटिव है ये, डिफिकल्ट नहीं है, तुम इसको कहीं से भी डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। हमेशा डायग्राम बनाओ क्योंकि स्टेटमेंट चमकेगा नहीं, अगर तुम्हें कोई चीज विजुअलाइज होगी तो डायग्राम से ही होगी। तो डायग्राम बनाओ। मानो ये मेरे पास ए बॉडी है 4m के मास की, ठीक है। अब ये मूव कर रही है u से, ये b के साथ टकराती है, जो b बॉडी है 2m के मास की, ये रेस्ट के ऊपर थी। तो तुम्हें बोला हुआ है कि एक बार जब पूरा का पूरा कोलिजन हो जाता है ना, तो ये जो a बॉडी है, तो तुम्हें बोला हुआ है कि ये जो a बॉडी है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी लॉस्ट बाय a बॉडी।
इसका मतलब क्या, व्हाट इज दी, अगर तुमसे पूछा भाई ए की कितनी काइनेटिक एनर्जी के फ्रैक्शन में लॉस आ रहा है, इसका मतलब ए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय उसकी पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। कैलकुलेटिव है, मैं मानती हूँ, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते तुम। ये देखिए ऐसे ही है ना कि तुम्हें पूछा जाए व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी लॉस्ट बाय ए बॉडी, इट इज द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय ए बॉडी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ए बॉडी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ए बॉडी में दिक्कत नहीं है कि ये देखो मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी निकाल लिया, ये वाली वैल्यू आ गई हाफ मल्टीप्लाइड बाय 4m मल्टीप्लाइड बाय यू का स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 2mu स्क्वायर। बात बस ये है कि काइनेटिक एनर्जी लॉस निकालने के लिए मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए। तो वैसे तो मैं बोल दूंगी कि भाई देखो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ए की है इट इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय बॉडी का कितना मास है मल्टीप्लाइड बाय बॉडी की कितनी फाइनल वेलोसिटी है। बात इतनी है, तुम्हारे पास ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो अब वो इक्वेशन लेके आओगे जो मैंने तुम्हें याद करने के लिए बोली है, वो इक्वेशन मैं लिख देती हूँ। तो V2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ रही थी m2 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m1 u1 बाय m1 प्लस m2। डू यू रिमेंबर? तुम्हें देखो ना फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे। रखो अब सारी चीजें। दूसरे वाले बॉडी का मास 2m है, पहले वाले बॉडी का मास 4m है। दूसरी जो मेरे पास दूसरी वाली बॉडी है, अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसकी वेलोसिटी निकाल रही हूँ, हम लोग ए की फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना, तो मुझे v1 चाहिए। v1 मेरे पास आ गया m1 माइनस m2 u1 बाई m1 प्लस m2। रुको इक्वेशन गलत लिख दी थी, दूसरी बॉडी के लिए लिख दी थी। ए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकालना है तो मुझे ए बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, मुझे ए बॉडी की फाइनल वेलोसिटी चाहिए। 2 टाइम्स ऑफ m2 u2 बाई m1 प्लस m2, यही है वो इक्वेशन। अब आप इसको सिर्फ सब्सटीट्यूट करेंगे एंड दैट इज इट। तो पहले वाले बॉडी का मास दूसरे वाले बॉडी का मास 2m प्लस 4m, पहले वाले बॉडी का मास 4m, दूसरे वाले बॉडी का मास 2m, पहले वाले बॉडी की वेलोसिटी कितनी u, दूसरे वाली बॉडी रेस्ट के ऊपर है 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाता है। तो मैं v1 की वैल्यू देख पा रही हूँ, इट इज 4m माइनस 2m मल्टीप्लाइड बाई u डिवाइडेड बाई 6m। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, ये वाली वैल्यू आ गई u बाई 3। देखो ना ये वाली वैल्यू आ गई u बाई 3। तो तुम देखो ना बच्चों, अब तो मैं इसको कंसेप्चुअली सॉल्व कर सकती हूँ। सोचना बॉडी ए के पर्सपेक्टिव से सोचो, बॉडी ए की पहले वेलोसिटी इतनी थी, फिर वेलोसिटी इतनी हो गई, तो तुम समझ नहीं रहे हो। अगर उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई थी तो अब उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ई बाई 9 है, तो 8 बाई 9 गया, 8 बाई 9 गया। So what is the fraction of the energy lost by the colliding body A? It is option number C. You cannot possibly call this difficult question. कैसे difficult है ये? तुम्हें पूछा हुआ है A की कितनी जो काइनेटिक एनर्जी गई है उसका फ्रैक्शन निकालो, मतलब कितनी काइनेटिक एनर्जी गई है डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी गई है वो तो बाद में निकालूंगी, पहले मैं ये तो निकाल लूं कि कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, क्योंकि पहले तो मेरे पास उसकी वेलोसिटी है। इक्वेशन लगाई, सब्स्टिट्यूशन किया, तो मैं देख पा रही हूँ उसकी फाइनल वेलोसिटी इतनी है। तो अब ये सारी चीजें हमें करने की भी जरूरत नहीं थी, मैं सीधा ही देख पा रही हूँ पहले u थी फिर u बाई 3 हो गई। तो अगर उसकी वेलोसिटी 1/3 हो गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/9 हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी 1/9 हो गई मतलब 8 बाई 9 टाटा बाय बाय हो चुकी है। सो द रेशियो ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, the fraction of the kinetic energy that has been tata bye byed of body A is 8 by 9, है ना। ऐसा एक और क्वेश्चन देखना, ये 2018 का क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पर तुम्हें बोला हुआ है कि मेरे पास एक ब्लॉक है m मास का, ठीक है, वो टकराता है एक स्टेशनरी ब्लॉक से जिसका मास है 4m, और जब ये कोलिजन होता है ना उसके बाद ये जो लाइटर ब्लॉक है ये लाइटर ब्लॉक रेस्ट के ऊपर आ जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पर ये बोला हुआ है अगर इनिशियल वेलोसिटी लाइटर ब्लॉक की v थी तो इस कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालो। ऐसा कभी नहीं होगा कि बिना डायग्राम के तुम ये बता पाओ या फिर इनफैक्ट देख भी पाओ व्हाट इज हैपनिंग। ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम, ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम कि भाई ये मेरे पास इस तरीके से m मास है,
इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है ना। ये क्या कर रहा है बच्चों, ये टकरा रहा है हमारा 4m मास से जो रेस्ट के ऊपर है। मुझे दिखना भी तो चाहिए व्हाट इज हैपनिंग। तो दिस इज बिफोर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन इन्होंने बोला हुआ है कि ये जो लाइटर ब्लॉक है ना वो रेस्ट के ऊपर आ जाता है। तो ऑब्वियसली बात है अब ये किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, मानो उसकी वैल्यू है v1। अब मुझसे पूछा हुआ है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आई विल ऑलवेज टेक द डायरेक्ट अप्रोच कि भाई चाहे आप जो मर्जी सिचुएशन लो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो पहले ये रेस्ट पे था, ये v की वेलोसिटी से आ रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया v का। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालना है, तो ये रेस्ट पे है, तो ये जितनी भी वेलोसिटी से जा रहा है वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करके v1 निकाल सकते हो कि भाई इसका जो मोमेंटम है और इसका जो मोमेंटम है कंजर्व रहना चाहिए। पहले मोमेंटम है mv प्लस 0, बाद में मोमेंटम है मेरे पास 0 प्लस 4m मल्टीप्लाइड बाई v1। तो तुम देख लो v1 की वैल्यू आ गई v/4। पहले ये रेस्ट पे था, v की वेलोसिटी से आया, सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v। फिर ये रेस्ट पे हुआ, ये चला गया v/4 के साथ, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v/4। So what is the coefficient of restitution? It is 0.25. Do you all understand how important it is to draw the diagram? बिना डायग्राम के तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि भाई इस सिचुएशन में हो क्या रहा है। तो ये देखने के लिए सिचुएशन में क्या हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायग्राम बनाएं। तो ये डायग्राम मैंने बनाया कि पहले ये रेस्ट पे था, ये टकराया, फिर ये रेस्ट पे आ गया, ये चला गया। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच होता है, तो अप्रोच तो v का है, सेपरेशन हो जाएगा ये कितने वेलोसिटी से गया है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगी, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ये वाली वेलोसिटी आ गई, सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखना बच्चों, 2016 का क्वेश्चन तुम्हें बोला हुआ है, हमेशा डायग्राम बनाओ। तुम्हें बोला हुआ है दो बॉल हैं ए और बी, एक पॉजिटिव की डायरेक्शन में 0.5 से मूव कर रहा है, दूसरा नेगेटिव की डायरेक्शन में 0.3 से मूव कर रहा है। दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो उनकी फाइनल वेलोसिटीज पूछी हुई है। तो यार ये स्पेशल केस तो मैंने तुम्हें कराया है कि कभी भी आइडेंटिकल बॉल्स के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, जैसे ए आया था 0.5 से, है ना, बी आया था नेगेटिव की डायरेक्शन में 0.3 से। अब जब इनके बीच में कोलिजन होगा, तो जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है आइडेंटिकल बॉल्स के बीच में, तो फिर क्या होता है, अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेते हैं कि अब जो A है वो नेगेटिव की डायरेक्शन में जाएगा 0.3 से, और जो मेरे पास B है वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में जाएगा 0.5 से। सो फाइनल वेलोसिटी बतानी है पहले B की बताओ तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में 0.5, फिर A की बताओ नेगेटिव की डायरेक्शन में 0.3। दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास एवरीवन। होपफुली आपको ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आया हो। अब बस तुम लोगों को और कोई 2-3 घंटे की क्लास इस एक टॉपिक से डेडिकेटेड देखनी नहीं है। तुम लोगों को बस जितना टाइम तुम लोग दे सकते थे कोलिजन्स के ऊपर तुम लोगों ने दे दिया है। अब तुम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोगों को और ज़्यादा समझ आएगा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये जो टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर का है, तो इसकी जो महा डीपीपी है जो मैं अपने टेलीग्राम पे भी दे चुकी हूँ और नीट अड्डा 247 के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी दे चुकी हूँ, उस डीपीपी के अंदर कोलिजन्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। फटाफट से उन क्वेश्चंस को लगाइए, अच्छे से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए ताकि इस टॉपिक के ऊपर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। एक हैशटैग डन का कमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में देखने दो, मुझे बताओ तुम लोग कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके का तुम लोगों को ये लेक्चर लगा है। बाकी तुम्हारी टीम जीएनटी बच्चों आने वाली है इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन कार्निवल में, जिसका नाम है उद्भव, जो दिल्ली में होने वाला है 29 मार्च को, जिसके अंदर बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, गिव अवेज है और बहुत सारी मस्ती है। तो अगर तुम लोग इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम लोग उसके ऊपर क्लिक करके तुम उस फॉर्म को भर सकते हो अगर तुम दिल्ली में रहते हो या फिर आसपास रहते हो, ताकि तुम तुम्हारी टीम के साथ, टीम जीएनडी के साथ, तुम्हारी टीचर्स के साथ पढ़ाई तो करो ही लेकिन साथ में थोड़ी सी मस्ती भी करो। तुम लोगों को भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा रिवाइंड करने का, है ना, थोड़ा सा अनवाइंड करने का, ताकि तुम आगे अपनी नीट की प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथली कंटिन्यू कर सको। That is all everyone. Thank you so much. Take very good care of yourself. Bye bye.